हेलो क्लास। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। हमारी एक बॉडी है जिसके अंदर हर टाइप के सिस्टम के लिए एक रेगुलेटरी सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें, रेस्पिरेटरी रिदम के बारे में बात करें कि जो प्राइमरीली जो है जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, उस सिस्टम का नेम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि मेडुला ऑब्लंगेटा में प्रेजेंट होता है। अब इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट कर सकता है एक और सिस्टम जिसका नेम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि प्रेजेंट होता है पॉन्स वेरुलाई के अंदर। अब ये मॉडरेट करता है किसे? रेस्पिरेटरी रिदम को, सेंटर को मॉडरेट कर सकता है। उसे इंस्पिरेशन की जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है, इंस्पायरेशन की जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है और ऑल्टर होता है रेस्पिरेटरी रेट। हमारी बॉडी में कुछ कीमोसेंसिटिव एरियाज भी प्रेजेंट होते हैं जो कि CO2 और H+ की कॉन्सेंट्रेशन से जो है कुछ सिग्नल सेंड करते हैं। किसे सिग्नल सेंड करते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, ताकि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो मॉडरेट और मेंटेन कर पाए रेस्पिरेटरी रिदम को। ठीक है। अब ये कीमोसेंसिटिव एरिया जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो सेंट्रल होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, और एक पेरिफेरल होता है जो कि पेरिफेरल में होता है। जो सेंट्रल वाला है वो मेडुला में प्रेजेंट होता है, और सेम CO2 और H+ की कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई हो जाती है या कोई भी ऑल्टर आता है तो वो सीधा किसी सिग्नल सेंड करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, तो सिग्नल सेंड करता है। पेरिफेरल वाला जो रेस्पिरेटरी कीमोसेंसिटिव एरिया है वो ऑर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट होता है, जो कि सेम CO2 और H+ की कॉन्सेंट्रेशन को जो है ऑल्टर होने पे किसी से सिग्नल देता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। अब वापस आते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो ड्यूरेशन रिड्यूस कर देता है इंस्पायरेशन की। ठीक है, यानी बेसिकली वो इंस्पायरेटरी या रेस्पिरेटरी रेट को जो है वो ऑल्टर करता है। ठीक है, कब करता है और किस इसकी हेल्प से जो है वो मॉडरेट करता है किसे? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। हमने 3 सिस्टम पढ़े रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सिस्टम के बारे में। फर्स्ट इज मेनली जो प्राइमरीली जो है जो रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करके रखता है वो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि मेडुला में प्रेजेंट होता है। देन न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि पॉन्स वेरुलाई में प्रेजेंट होता है, जो कि मॉडरेट करता है किसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है। कैसे? ऑल्टर कर देता है रेस्पिरेटरी रिदम, रेस्पिरेटरी रेट को ही ऑल्टर कर देता है, यानी इंस्पायर मेनली जो है ये ड्यूरेशन जो है वो कम कर देता है इंस्पायरेशन, यानी इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को कम कर देता है, यानी हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, यानी इंस्पायरेशन की जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है। एंड लास्ट वन इज कीमोसेंसिटिव एरिया, जो कि पेरिफेरल और सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं। जो सेंट्रल में कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है वो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा में प्रेजेंट होता है, और जो पेरिफेरल वाला है वो एसोसिएटेड होता है आउटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी। जो कीमोसेंसिटिव एरिया जो है वो अगर CO2 और H+ की कॉन्सेंट्रेशन में ऑल्टर आता है तो वो सिग्नल सेंड करते हैं किसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है कोई भी एक्शन लेता है जो कि उस टाइम पे जरूरी हो। अब हमने पूरी रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सिस्टम के अंदर कहीं पे भी O2 का जिक्र नहीं करा है। तो O2 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इनसिग्निफिकेंट होती है, यानी O2 की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से या रेस्पिरेशन पे चेंज होने पे कोई असर नहीं पड़ता है O2 की कॉन्सेंट्रेशन से, यानी ये इनसिग्निफिकेंटली होती है, कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब बात करते हैं हम डिसऑर्डर के बारे में। हमारी एनसीईआरटी में जो डिसऑर्डर है वो मेनली 3 डिसऑर्डर लिखे हैं। फर्स्ट इज अस्थमा, सेकेंड एम्फाइसेमा, एंड लास्ट वन इज ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। अस्थमा जो है वो मेनली जो होता है वो इन्फ्लामेशन होती है, किसमें? ब्रोंक्यूल और ब्रोंकाई। अब इन्फ्लामेशन लिखी हुई है ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई में, ये ध्यान रखिएगा ब्रोंक्यूल और ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लामेशन की बात हो रही है, ट्रैकिया के अंदर इन्फ्लामेशन की बात नहीं हो रही है। कभी कभी क्वेश्चन में वो इन्फ्लामेशन दे देते हैं लेकिन ट्रैकिया लिख देते हैं, जो गलत ऑप्शन होगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। अस्थमा में जो है वो वीजिंग साउंड आता है। ठीक है, और इसमें जो है डिफिकल्टी होती है किसमें? ब्रीथिंग करने में, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में अकर करने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वीजिंग साउंड आता है। और इन्फ्लामेशन कहाँ की होती है? ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाइल्स की होती है, ना कि ट्रैकिया की, ये याद रखिएगा। अब आते हैं एम्फाइसेमा में। एम्फाइसेमा जो है एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, यानी लंबे टाइम तक होने वाली एक बीमारी है जो कि धीरे धीरे होकर हो जाती है। जैसे कि कोई सिगरेट, जो स्मोकर्स होते हैं उन्हें मेनली होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्मोकिंग की वजह से उनका जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जो होता है, एल्विलर सरफेस एरिया जो होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। सरफेस एरिया वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? एम्फाइसेमा होता है।
ठीक है, डैमेज हो जाती है यहाँ पे एल्वेलर वॉल और सरफेस एरिया जो है वो रेस्पिरेशन का वो डिक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर के बारे में। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर जो नेम से पता चल रहा है यानी किसी ऑक्यूपेशन से हो रहा है। ठीक है, अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें, जैसे जो लोग पत्थर काटते हैं, ग्राइंड करते हैं, उनके जो डस्ट पार्टिकल जो है वो लंग्स में जाके बैठ जाते हैं। अब वो मास्क लगाने के बाद भी अगर लंबे टाइम तक हम उसी में काम करेंगे तो ये सारी चीजें होने की प्रोबेबिलिटी होती है, जिसमें क्या होता है कि प्रोलिफरेशन हो जाता है फाइब्रस टिश्यू, यानी फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हम सिलिका, जैसे कि सिलिका फैक्ट्री में जो काम करता है उसे सिलिकोसिस हो जाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं, फाइब्रोसिस बोल सकते हैं। इसमें भी इन्फ्लामेशन हो जाती है। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। अब हमने जो है यहाँ पे पूरी तरीके से अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। समरी के अंदर एज सच कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, पूरी समरी वही है जो हमने पढ़ी है। मैं फिर भी एक बार लाइन टू लाइन पढ़ के डिस्कस कर देती हूँ। Cell utilize oxygen for metabolism and produce energy along with substances like carbon dioxide which is harmful। यानी सेल जो है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और उसके साथ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसके साथ कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी क्रिएट हो जाते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। Animal have evolved different mechanism for transport of oxygen to cell and for removal of the carbon dioxide from there। अलग अलग एनिमल के पास जो है डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करने के लिए, यानी O2 को इनहेल करने के लिए और CO2 को एक्सहेल आउट करने के लिए। We have a well-developed respiratory system comprising 2 lungs and associated air passes to perform this function। हमारे पास जो है बहुत ही वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके अंदर 2 लंग्स आते हैं और कुछ एसोसिएटेड पैसेज होता है जिससे एयर आउट और इनहेल हो सकती है। द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन इज अ ब्रीथिंग। जो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ब्रीथिंग होता है, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इन, जिसे इंस्पायरेशन कहते हैं, और एल्वियुलर एयर इज रिलीज आउट। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ब्रीथिंग होता है जिसके अंदर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलाई। सेकंड एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में। फिर ट्रांसपोर्ट होती हैं गैसेस थ्रू दी ब्लड्स एंड एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 बिटवीन दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अ टिश्यू। अब एक्सचेंज होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में। यूटिलाइजेशन होता है O2 बाय अ सेल, जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। Inspiration and expiration are carried out by creating pressure gradient between the atmosphere and alveoli with the help of specialized muscle। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होने के लिए एक प्रेशर ग्रेडियंट बहुत जरूरी होता है एटमॉस्फेयर और एल्वुलाई के बीच के अंदर। इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं लाइक इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम। Volume of air involved in these activities can be estimated with the help of the spirometer and are clinical significant। जो वॉल्यूम एयर जो इन्वॉल्व होती है इसमें वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं स्पायरोमीटर से, और इसका एक क्लिनिकली सिग्निफिकेंस हो सकता है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंस होता है। अब हमने बोला है जो वॉल्यूम है जो इन्वॉल्व होती है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर, उसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं। हमने ये नहीं बोला जो वॉल्यूम जो है प्रेजेंट ही रहती है, जो रिलीज आउट नहीं होती, उसे हम कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं लाइक रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर कोई भी कैपेसिटी के अंदर या वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम को जो है हम नहीं एस्टिमेट कर सकते। किसी भी कैपेसिटी के अंदर अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम आ गया तो उस कैपेसिटी को हम एस्टिमेट नहीं करेंगे। जैसे कि फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, हम फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम को एस्टिमेट नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड हो गया है। हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को एस्टिमेट कर सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी एस्टिमेट कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम को भी एस्टिमेट कर सकते हैं बाय स्पायरोमीटर, लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम को एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ O2 and CO2 at alveoli and tissue occur by diffusion। जो एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का एल्वुलाई और टिश्यू के बीच में, वो किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंडेंट ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ग्रेडियंट। जो रेट है डिफ्यूजन का वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द ग्रेडियंट PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सॉल्युबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड करता है और थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन सरफेस पे डिपेंड करता है। दिस फैक्टर इन आवर बॉडी फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वुलाई टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड as well as from oxygenated blood to the tissue। ये जो फैक्टर्स जो है वो फैसिलिटेट करते हैं डिफ्यूजन होने में
चाहे वो डिफ्यूजन हो एल्वुलाई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में, क्योंकि डिफ्यूजन दो बार होता है, पहला होता है एल्वुलाई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में, और दूसरा होता है टिश्यू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में। ओके, the factors are favorable for the diffusion of CO2 with opposite direction from tissue to alveoli। और जो फैक्टर है सेम डिफ्यूजन होने के लिए CO2 को अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं O2 को टिश्यू से एल्वेलाई तक ले जाने के लिए। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द एल्वेलाई टू टिश्यू, मेनली होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन की हेल्प से, जो कि 97% होता है, याद कीजिए, और 3% जो होता है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होने की वजह से होता है। इन द एल्वेलाई वेयर PO2 इज हायर, जहाँ पे एल्वेलाई के अंदर जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो हायर होता है, O2 गेट बाउंड टू हेमोग्लोबिन विच इज इजिली डिसोसिएटेड एट द टिश्यू। O2 जो होता है वो बाउंड होता है कहाँ से, हेमोग्लोबिन से, जो आसानी से टूट जाता है टिश्यू की साइड पे, क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो कम होता है और PCO2 ज्यादा होता है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होती है। Nearly 70% of the carbon dioxide is transported as a bicarbonate with the help of the enzyme carbonic anhydrase। यानी नियरली 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेस। 20 to 25% जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हेमोग्लोबिन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है एस कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। इन टिश्यू वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 इज हाई, it gets bound to blood, and where alveoli where PCO2 is low, PO2 is high get removed। यानी अगर हम टिश्यू में बात करें तो जहाँ पे कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, और एल्वेलाई के अंदर जाके ये जो है डिसोसिएट हो जाता है, क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन ज्यादा होता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज मेंटेन्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो मेंटेन करता है रेस्पिरेटरी सेंटर को, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम जो है वो मेंटेन होती है रेस्पिरेटरी सेंटर की हेल्प से, जो कि प्रेजेंट होता है मेडुला में। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है in the pons region of the brain and a chemosensitive area in a medulla can alter the respiratory mechanism। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है और जो कीमोसेंसिटिव एरिया है वो भी ऑल्टर करता है किसे, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। अब हम यहाँ पे ये वाला चैप्टर पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।